नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा के उदय और उसके विकास की। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के शिक्षा का विकास कैसे होता है इसकी पूरी कहानी बताएंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप उसे देखिएगा जरूर। दरअसल जब ब्रिटिश कंपनी एक राजनीतिक रूप धारण करती है यहाँ पर, तो राजनीतिक रूप धारण करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का वो प्रयत्न करती है ब्रिटिश कंपनी पहली बार। और 1700 उससे पहले जो सुधार थे वो पुराने ढर्रे पर चल रहे थे, लेकिन नए ढर्रे पर पहले यह सुधार प्रचलित सुधारों के माध्यम से पहले हम जान लेते हैं कि कहानी कैसे चलती है और कहां तक पहुंचती है। तो 1778 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन किया जा सके इसके अधीन। तो 1778 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने अरबी और फारसी भाषा के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। ये बात 1781 की है, जब वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका कि उद्देश्य यह था कि यह संस्कृत के साथ साथ हिंदी, कानून और दर्शन की भी शिक्षा देता। सन 1800 में वेलेजली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की सन 1800 में। 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया और उस चार्टर एक्ट में यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए बजट की व्यवस्था की जाएगी। यह 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा यह व्यवस्थित कर दिया गया। 1817 में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हार्ड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। देखिएगा, ये पूरी कहानी एक सीरियल से चल रही है और हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको पूरी कहानी शुरू से ही समझ में आ जाए। 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। आंग्ल प्राच्य विवाद कि आंग्ल विषय में पढ़ाया जाए कि प्राचीन विषयों में पढ़ाया जाए, प्राचीन शिक्षा पद्धति लागू हो कि आंग्ल शिक्षा पद्धति, यानी कि उस दौर में हम कहें तो नई शिक्षा पद्धति का विवाद, यह एक 10 सदस्यीय लोक शिक्षा समिति को सौंप दिया गया, जो कि 2 भागों में विभाजित थी। एक दल जो था उसमें से जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और दूसरा जो दल था या जो दूसरा जो धड़ा था वह यहाँ पर प्राच्य या प्राचीन शिक्षा का समर्थक था। तो 10 सदस्यीय समिति में 2 तरह के मत हो गए, एक आंग्ल भाषा के समर्थक, दूसरे प्राच्य भाषा के समर्थक। आंग्ल शिक्षा का जो समर्थक था उसमें वह था मैकाले, और इसने शिक्षा को निस्यंदन थियरी यानी कि फिल्ट्रेशन थियरी का प्रतिपादन किया इसने, कि शिक्षा का जिसके तहत शिक्षा जो है वह उच्च वर्ग से निम्न वर्गों तक वो धीरे धीरे करके छन करके आती रहेगी। और प्राच्य दलों का जो समर्थक था वह था H.T. प्रिंसेप। मैकाले आंग्ल शिक्षा का समर्थक था और प्राच्य शिक्षा का समर्थक था H.T. प्रिंसेप। 1835 में मैकाले द्वारा पहली बार अपना स्मरण पत्र जारी किया गया, जिसमें आंग्ल शिक्षा के बारे में विस्तार से बात की गई।
और अब आप देखेंगे कि आंग्ल शिक्षा का विस्तार कैसे किया जाता है। इसके लिए शिक्षा आयोग की स्थापना की जाती है और उसकी सिफारिशों को लागू करने की व्यवस्था हो जाती है। सबसे पहला जो प्लान बना वो था जेम्स टॉमसन प्लान, जो कि 1843 में बनाया गया। यह जो था जेम्स टॉमसन प्लान, यह देसी भाषा तथा ग्रामीण शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना थी कि देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा में कैसी, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे शिक्षा दी जाए, इसके बारे में जेम्स टॉमसन प्लान एक विस्तृत चर्चा करता है। फिर उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच जो कि चार्ल्स वुड ने ले आया था, जो कि तत्कालीन सरकार के समक्ष एक नई शिक्षा योजना उसने प्रस्तुत की थी चार्ल्स वुड ने, और जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, यानी कि वुड का निर्देश पत्र कहा जाता है। और इसे ही वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। और वुड डिस्पैच के तहत ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, जिस तरह लंदन में विश्वविद्यालय था उसी की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय उस दौर में स्थापित किए गए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है 1882 में, जिसके अध्यक्ष, हंटर कमीशन के अध्यक्ष थे W हंटर, और इन्होंने यह सिफारिश की कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए। ध्यान दीजिएगा कि वुड डिस्पैच जो आया वह विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए आया था, जबकि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1882 में, वह रिपोर्ट ये कहती थी कि इसकी जो सिफारिश थी वह प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। और माध्यमिक शिक्षा पर इस आयोग का यह कहना था कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वह स्थानीय भाषा पर दी जानी चाहिए। और इस आयोग ने महिला और निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल दिया। 1882 की बात है, यह हंटर कमीशन की। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया जाता है, और विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया जाता है उसके लिए सर्वप्रथम एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग का नाम था सर थॉमस रेले। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है, और इसकी सिफारिशें जो थी वह विश्वविद्यालय तक केंद्रित थी, विश्वविद्यालय तक सीमित थी। और यह गवर्नर को एक विश्वविद्यालयों के लिए इस बात के लिए निर्देशित करता है कि गवर्नर विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार कर सके, और गवर्नर को यह अधिकार दिया जाता है कि विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कहाँ तक रहेगा, यह निर्धारित करने का काम गवर्नर का होगा। बड़ौदा वह पहला राज्य था भारत का जिसने 1905 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सिद्धांत को अपनाया। बड़ौदा ने यह कहा कि 1905 से हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। आज भले ही संविधान के मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक शिक्षा का जिक्र हो, लेकिन इसकी शुरुआत 1905 में बड़ौदा से की जा चुकी थी। फिर उसके बाद सैडलर आयोग आता है, जो कि 1917 से 1919 तक रहता है। इसका गठन M.E. सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा को लेकर के जो समस्याएं थी उसके लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था, और इसमें उस समय 2 भारतीय सदस्य थे, एक आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे। सैडलर आयोग ने शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए
एक स्वायत्तपूर्ण संस्थान की स्थापना पर बल दिया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वायत्तपूर्ण संस्थाएं होनी चाहिए और महिलाओं को व्यवहारिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट बनाया जाना चाहिए। 1929 में हार्टोंग समिति की रिपोर्ट आती है जो कि यह कहती है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि हार्टोंग समिति का गठन सर विलियम हार्टोंग की अध्यक्षता में किया गया था और इसने जो सिफारिश दी थी उसमें यह था कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया। यानी कि आप अगर एक चीज ध्यान दे रहे हो तो वुड डिस्पैच के अलावा जितने भी कमीशन आ रहे हैं वह सभी कमीशन केवल और केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के सर्वाधिक महत्व पर जो बल दिया गया वह हार्टोंग समिति की सिफारिश द्वारा 1929 में दिया गया। 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना आती है। वर्धा योजना जो कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी और इसने जो अपना ब्यौरा दिया, इसका ब्यौरा जाकिर हुसैन समिति ने अपनाया, मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार किया। हस्त उत्पादक कार्य करना था इस वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य कि ऐसे काम किए जाएं जिनका उत्पादन हाथों से होता हो, जिसके लिए विद्यार्थी को 7 वर्ष तक अपने मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी कि वह मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके। यह योजना जो थी वह बहुत अच्छी थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने के कारण उसी समय 1939 में दूसरी विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण मंत्रिमंडल जो है भारत का वो स्थगित हो गया और इस कारण से यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। फिर उसके बाद 1944 में सार्जेंट शिक्षा योजना लाई गई जो कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी, सार्जेंट शिक्षा योजना। और सर्वप्रथम इसी शिक्षा योजना में ये कहा गया कि 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि जो सार्जेंट शिक्षा योजना है वह यह कहती है कि 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए, यद्यपि वर्तमान समय में यह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के ऊपर लागू होता है। 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग गठित किया जाता है, जो कि आप जानते हैं कि 1948-49 में भारत आज़ाद हो चुका था, तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के से संबंधित यह पहली समिति थी, राधाकृष्णन समिति। इसकी सिफारिश में ये कहा गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जो जिस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए और समवर्ती सूची में शामिल करने के कारण इसका विस्तार और प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। 1953 में इसी की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि यूजीसी का गठन किया जाता है। उसके बाद 1964 में कोठारी आयोग आता है, जो कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी और इस आयोग ने शिक्षा के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया है कि शिक्षा में एक प्रकार का लचीलापन होना चाहिए। और इसी आयोग की सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई और उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आती है, जिसकी घोषणा भारत सरकार करती है। और इसमें जो प्रमुख प्रावधान किया गया था नई शिक्षा नीति में, उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास हमें करना है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है और शिक्षा का सामाजिकरण करना है। यही नई शिक्षा नीति का मूलभूत उद्देश्य था, जो कि 1986 में लाया गया था। सन 1992 में एक यशपाल समिति गठित की गई
इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों पर जो पुस्तकों का बोझ है उस पुस्तकों के बोझ को कम किया जा सके और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना ही इस शिक्षा समिति का, जो यशपाल समिति की रिपोर्ट थी, वह इस पर बल देती है। तो आप यह देखे हैं आज के वीडियो में कि हमारा आज का वीडियो जो शुरू होता है वो 1778 से शुरू होता है और 1992 तक चलता है, यानी कि तकरीबन 225 साल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमारा आज का वीडियो आपको बताता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो शिक्षा के विकास के बारे में जानना चाहते हैं या ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएड कर रहे हो, उनके लिए यह वीडियो खासा काम का हो सकता है, या ऐसे लोग जो कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इसका अध्ययन करना चाहते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप इसे और लोगों को शेयर जरूर करें। नमस्कार।